इस विशेष वीडियो में हम फाइलम कोएलेंट्राटा के विवरणों पर चर्चा करेंगे। अब फाइलम कोएलेंट्राटा को एक और नाम से भी जाना जाता है, जो है फाइलम निडेरिया। अब इसे फाइलम निडेरिया क्यों कहा जाता है? यह शब्द निडेरिया उन कोशिकाओं की उपस्थिति से आया है जिन्हें निडोब्लास्ट्स या निडोसाइट्स कहा जाता है। निडेरिया नाम की बात करें तो यह उन कोशिकाओं से लिया गया है जो इसमें पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को निडोब्लास्ट्स या निडोसाइट्स कहा जाता है, और इन्हें डंक मारने वाली कोशिकाएं भी कहा जाता है। और यही कारण है कि ये कोशिकाएं इस फाइलम में पाई जाती हैं, और इसी वजह से इस फाइलम को फाइलम निडेरिया कहा गया है। अब ये कोशिकाएं किसी भी अन्य फाइलम में नहीं पाई जाती हैं। अगर हम इस विशेष चित्र को देखें तो यह चित्र निडोब्लास्ट या निडोसाइट का है। अब इनका कार्य देखें तो इनके 3 कार्य हैं। यह एंकरिंग के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए, और साथ ही कोएलेंट रैट्स की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगर हम इस विशेष चित्र को देखें तो इस चित्र में हम यह रंगीन हिस्सा देख सकते हैं। तो यह रंगीन हिस्सा पूरी कोशिका ही निडोब्लास्ट या निडोसाइट थी। अब इस कोशिका में यह एक छोटा सा हिस्सा है, ये हम कह सकते हैं कोशिका के अंदर उपस्थित है। तो ये इस डंक मारने वाली कोशिका का एक ऑर्गेनेल है और इसे निमेटोसिस्ट कहा जाता है। तो ये कैप्सूल निमेटोसिस्ट है। अब इस निमेटोसिस्ट में एक विष होता है जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है, और यही वह विष है जो उस जानवर में इंजेक्ट किया जाता है जिस पर यह विशेष निडोसाइट डिस्चार्ज होता है। तो यह विशेष हिप्नोटॉक्सिन विषैला पदार्थ इस सुई जैसी संरचना से होकर जाएगा और यह उस जीव के शरीर में चला जाएगा जिस पर यह हमला कर रहा है या जिससे यह अपनी रक्षा कर रहा है। अब ये टेंटेकल्स पर भी पाए जाते हैं और शरीर पर भी उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं आवास की। तो इनका आवास वही है जैसा कि फाइलम पोरिफेरा के मामले में था। तो सभी जलीय होंगे, लेकिन इनमें से अधिकांश समुद्री होंगे। तो कुछ मीठे पानी के रूप भी पाए जाते हैं। अब इसमें दोनों स्थितियां पाई जाती हैं, स्थिर सेसाइल और स्वतंत्र रूप से तैरने या बहने वाली। तो फाइलम पोरिफेरा के मामले में केवल सेसाइल स्थिति ही थी, लेकिन इसमें यह सेसाइल भी हो सकता है और स्वतंत्र रूप से तैरने या बहने वाला भी हो सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं शरीर की बनावट की। तो कोएलेंटराटा के मामले में शरीर की बनावट बहुत विशेष होती है। इस मामले में 2 प्रकार की शरीर संरचनाएं होंगी। पहली शरीर संरचना को पॉलिप कहा जाएगा और दूसरी को मेडूसा कहा जाएगा। अब ऐसे कोएलेंटराट्स होंगे जिनमें केवल पॉलिप रूप ही उपस्थित होता है। ऐसे कोएलेंटरैट्स भी होंगे जिनमें केवल मेडूसा उपस्थित होता है, और कुछ ऐसे रूप होंगे जिनमें दोनों पॉलिप और मेडूसा उपस्थित होते हैं और वे एक दूसरे के साथ बारी बारी से आते हैं। अब पॉलिप और मेडूसा की विशेषताओं की बात करते हैं। तो पॉलिप रूप ये स्थिर होते हैं। यहां स्थिर का अर्थ है कि ये हिलडुल नहीं सकते, और आकार में ये बेलनाकार होते हैं। तो हम इसे इस विशेष चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में यह वह बेलनाकार जीव है जिसे दिखाया गया है, और यह आधार से जुड़ा हुआ है। तो यह विशेष रूप पॉलिप है। इस पॉलिप रूप को इस विशेष चित्र में भी दर्शाया जा सकता है। अब मेडूसा के मामले में यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होता है और इसका आकार छतरी जैसा होता है। तो यहाँ वास्तव में जेलीफिश ऑनरेलिया दिखाई गई है। तो हम देख सकते हैं कि इसका आकार छतरी जैसा है और यह आसानी से तैर सकती है। तो इसे भी इस रूप में, इस छतरी के रूप में जो कि मेडूसा है, दर्शाया जा सकता है। अब उदाहरणों की बात करें तो हाइड्रा और एडेम्सिया के मामले में केवल पॉलिप ही पाया जाता है। यह एडेम्सिया है जिसे यहां दिखाया गया है समुद्री एनीमोन। केवल मेडूसा का उदाहरण ऑनरेलिया या जेलीफिश है। अब केवल पॉलिप रूप और केवल मेडूसा रूप को देखने के बाद हम उन कोएलेंट्रेट्स पर आते हैं जिनमें दोनों रूप मौजूद होते हैं। तो अगर दोनों रूप मौजूद हैं तो उस स्थिति में यह पॉलिप भी होगा और मेडूसा भी होगा। अब क्या होगा? यह पॉलिप की अवस्था धीरे धीरे एक मेडूसा में बदल जाएगी, और फिर यही मेडूसा वापस एक पॉलिप के रूप में बदल जाएगा। और आपको यह याद रखना चाहिए कि जब भी पॉलिप मेडूसा में परिवर्तित होता है तो यह पूरी तरह से अलैंगिक विधि के माध्यम से बदलता है, और इसके विपरीत
मेडूसा से पॉलिप बनने की प्रक्रिया हमेशा लैंगिक विधि के द्वारा ही संपन्न होती है। तो यह पॉलिप और मेडूसा के बीच का परिवर्तन लगातार होता रहता है और इसी कारण हम कहते हैं कि इसमें पीढ़ियों का परिवर्तन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है और इस विशेष स्थिति को तकनीकी रूप से मेटाजेनेसिस कहा जाता है। कोएलेंट्राट का उदाहरण जिसमें पीढ़ियों का परिवर्तन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, वह है ओबेलिया। तो ये 3 उदाहरण हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम कहें कि क्या कोएलेंट्राट्स संघ के सभी सदस्य इस पीढ़ियों के परिवर्तन या मेटाजेनेसिस को दिखाते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। ऐसे कोएलेंट्राट्स भी होंगे जो केवल पॉलिप ही दिखाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो केवल मेडूसा ही दिखाते हैं और केवल कुछ ही ऐसे होंगे जो पॉलिप और मेडूसा दोनों दिखाते हैं, और तभी यह पीढ़ियों का परिवर्तन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उपस्थित होगा। इसके बाद वर्गीकरण के आधार पर बाकी विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। तो कोएलेंट्राट्स में यह पहला संघ था जिसमें ऊतक स्तर का संगठन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। सबसे पहले ऊतक इन्हीं में आते हैं। फिर रेडियल सिमेट्री की शुरुआत भी इन्हीं कोएलेंट्राट्स से हुई। फिर यह डिप्लोब्लास्टिक अवस्था होती है, तो केवल एक्टोडर्म और मेसोडर्म ही उपस्थित होते हैं। अगर हम कोएलम की बात करें तो कोएलम अनुपस्थित होगा, इसलिए एकोएलोमेट अवस्था होती है। तो कोएलम अनुपस्थित है लेकिन शरीर गुहा, बॉडी कैविटी उपस्थित है। तो यह अवस्था वही थी जैसी पॉरीफेरा में पाई जाती थी। पॉरीफेरा में भी हमने कहा था कि कोएलम अनुपस्थित है लेकिन शरीर गुहा उपस्थित है, और उस स्थिति में उसे स्पोंगोकोएल कहा जाता था। इस स्थिति में शरीर गुहा को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। इसे हम कोएलेंटिरॉन भी कह सकते हैं। तो यह स्थिति है। अब इस कोएलेंट्रॉन में केवल एक ही छिद्र, ओपनिंग होता है। अब इस छिद्र को मुंह, माउथ कहा जाता है और यह हाइपोस्टोम पर स्थित होता है। अब यहां हम पाचन की स्थिति को याद कर सकते हैं। अब कोएलेंटराटा के मामले में यहां अपूर्ण पाचन तंत्र, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उपस्थित था। अब अपूर्ण पाचन तंत्र के मामले में केवल एक ही छिद्र होता है और इसी कारण हम कहते हैं कि इसमें एक ही छिद्र है और वह छिद्र मुंह, माउथ है, जो हाइपोस्टोम पर स्थित होता है। अब मुंह, माउथ और हाइपोस्टोम शब्दों को लेकर कुछ भ्रम उत्पन्न होता है। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस विशेष चित्र को लेते हैं। तो इस चित्र में अगर हम देखें तो यह जो अंदर की गुहा है, यह गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। संक्षेप में हम इसे जीवीसी कह सकते हैं। अब इसमें केवल यही एक छिद्र है और यह छिद्र मुंह है जो यहां स्थित है। अब यह छिद्र हाइपोस्टोम पर स्थित है, तो यह संरचना, यही हाइपोस्टोम है। हाइपोस्टोम से ही बहुत सारी टेंटिकल्स निकलती हैं और हाइपोस्टोम में जो छिद्र है उसे तकनीकी रूप से मुंह कहा जाता है। अब पाचन के प्रकार की बात करें, पोरीफेरा में हमने देखा था कि वहां केवल कोशिकीय, इंट्रासेल्यूलर पाचन होता था, लेकिन इस मामले में दोनों बाह्य कोशिकीय, एक्स्ट्रासेल्यूलर और कोशिकीय, इंट्रासेल्यूलर पाचन होता है, और हमेशा पहले बाह्य कोशिकीय पाचन होगा और बाद में कोशिकीय पाचन होगा। इसके बाद कंकाल की बात करें। अब कोएलेंटराटा के मामले में कुछ कोएलेंट्राट्स में कंकाल होता है और वे कोएलेंट्राट्स हैं कोरल्स, जिनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद अंत में उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। अब कोएलेंट्राट्स के मामले में कई उदाहरण और उनके सामान्य नाम भी दिए गए हैं। पहला है पेनाटुला, जिसे सी पेन कहा जाता है। दूसरा है मीनड्रीना, जिसे आमतौर पर ब्रेन कोरल कहा जाता है। तो यह बिल्कुल दिमाग जैसा दिखता है। दिमाग की सिलवटें इसकी संरचना के समान होती हैं और इसी वजह से इसे ब्रेन कोरल कहा जाता है। फिर है ओबेलिया, जिसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। फिर है हाइड्रा, जिसमें केवल पॉलिप अवस्था ही पाई जाती है। फिर हम आते हैं ऑनरेलिया या जेलीफिश पर, जिसमें मेडूसा अवस्था होती है। फिर है एडमेशिया सी एनीमोन, जिसे यहां दिखाया गया था। ये है एडमेशिया, जिसमें केवल पॉलिप अवस्था होती है। फिर है फाइसेलिया, जिसे पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर कहा जाता है।
और अंत में है गॉर्गोनिया, जिसे आमतौर पर सी फैन कहा जाता है क्योंकि यह जापानी पंखे जैसा दिखता है। तो इस तरह से फाइलम सीलेंट्राटा का समापन होता है।